तो दोस्तों बल वह कारक है, परिभाषा होता है दोस्तों बल का। बल वह कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसे विराम से गति या गति से विरामावस्था में ला दे। अर्थ क्या है दोस्तों फोर्स का? तो मतलब दोस्तों फोर्स वह रीजन है, फोर्स वह रीजन है जो दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर लगा दिया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर लगा दिया जाए और वह वस्तु अगर रेस्ट में है, अगर वह वस्तु रेस्ट में है तो वह अपना पोजीशन चेंज करके अगर मोशन में आ जाता है तो उसे दोस्तों उस रीजन को हम लोग बल बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बल बोलते हैं। तो साधारण अर्थ में दोस्तों इसका क्या मतलब है? साधारण अर्थ में मतलब दोस्तों बताते हैं कि अगर इस जगह पे किसी सरफेस पे यदि कोई वस्तु ए रखा हुआ है और वह जगह पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी पर अगर कोई वस्तु ए रखा हुआ है और एक आदमी आता है और देखता है कि ये पॉइंट पी पर वस्तु एक है, ए रखा हुआ है, 6 बजे सुबह में आया, बेचारा यहीं पे रखा हुआ है, 8 बजे आया, यहीं पे रखा हुआ है, 12 बजे आया, यहीं पे रखा हुआ है। मतलब ये वस्तु विराम यानी रेस्ट में है, ये वस्तु विराम यानी रेस्ट में है क्योंकि इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य कारक या बाह्य बल उस पे आरोपित ना हो, बाह्य कारक या बाह्य बल उस पे आरोपित ना हो। लेकिन दोस्तों ये आदमी अगर आ जाए और ये वस्तु ए को बोले कि ना बहुत देर से देख लिए तुम यहाँ पे खड़े हो, तो अब इसको ये धक्का मारना शुरू कर दिया, इसको इसने पुश किया, धक्का मारना शुरू किया आगे की ओर और ये वस्तु अब ए पे नहीं है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब ये वस्तु आ गया, ये ए डॉटेड वस्तु से दिखा रहे कि पहले इसका पोजीशन पी पे था, अब क्यू पे है, क्योंकि एक आदमी ने आया और इसको धक्का मार के यहाँ पहुँचा दिया। तो दोस्तों ये जब पुश किया, यही दोस्तों पुश करने का जो रीजन है वो आरोपित यानी जो इस पे एक्सिक्यूट किया, जो इस पे अप्लाइड बोलते हैं, जो इस पे अप्लाइड किया वह रीजन अप्लाइड रीजन दोस्तों क्या है? फोर्स है दोस्तों, फोर्स है। अब दोस्तों अचानक से क्या हुआ कि इस ढलान पर से एक गेंद गिरती गिरती आ रही है और इस पर एक आदमी ने आया और यहाँ पे अपना हाथ लगा के इसको रोक दिया। अगर ये आदमी बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि वो इतना फोर्स लगा दे कि अब ये वस्तु जो मोशन में था, जो गति में था, अब गति में नहीं रह के और रेस्ट में आ जाए, तो दोस्तों फिर भी ये रीजन क्या है? फोर्स है। तो फोर्स वह रीजन है जो किसी ऑब्जेक्ट में लग के या तो उसे रेस्ट से मोशन में ले आए, या मोशन से रेस्ट में ले आए। तो दोस्तों फोर्स बस एक रीजन है,
फोर्स एक कारक है जो किसी वस्तु के पोजीशन को चेंज करता है। किसको चेंज करता है दोस्तों? पोजीशन को। पोजीशन मतलब रेस्ट या मोशन। रेस्ट में है तो लग के मोशन में ला दे, और मोशन में है तो लग के रेस्ट में ला दे। तो फोर्स का सिंपल सा मतलब यही होता है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन फोर्स होता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट के अगर पोजीशन में चेंजेस का कोई कारण है तो वह दोस्तों फोर्स। तो मेरा कहने का क्या मतलब है दोस्तों? तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या क्या कर सकता है दोस्तों? तो पोजीशन में चेंज ला सकता है। किसके पोजीशन में? तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज ला सकता है, यानी उसको रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में ला सकता है। ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज ला सकता है। कैसे दोस्तों? तो आपने किसी ने आटा गूंथा है क्या? आटा गूंथा है क्या? अगर किसी ने आटा गूंथा होगा तो हमने गेहूं के महीन महीन दानों में वाटर मिला के एक गोला बना लिया दोस्तों। जो पहले महीन दाना था अब एक मिक्स होके एक ढेर बन गया दोस्तों। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस पे हमने कुछ बल आरोपित किया, कुछ फोर्स एग्जीक्यूट किया। अब दोस्तों फोर्स हम एक्सिलरेट या रिटार्डेट कर सकते हैं। रिटार्डेशन बोलो या एक्सिलरेशन बोलो, मतलब कि अगर कोई वस्तु अगर 10 kmph के स्पीड से जा रहा है और इस ऑब्जेक्ट को तुम आके को जोरदार धक्का मारो, ये 50 kmph के स्पीड से पहुंचने लगा तो एक्सिलरेट कर दिया। अगर अचानक से ये 50 की स्पीड से चल रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकर लगा दो, इससे टकराया और स्पीड कितना हो गया 10 kmph, तो दोस्तों ये एक्सिलरेट या रिटारेट कर सकता है। ऑब्जेक्ट के आकृति में चेंजेज ला सकता है, उसके एक्सेलरेट कर सकता है, रिटार्डेट कर सकता है, उसके पोजीशन में चेंजेज ला सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों डायरेक्शन भी बदल सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों डायरेक्शन भी बदल सकता है। कैसे बदल सकता है डायरेक्शन? तो वो तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों कि अगर ये गोला अगर यहाँ से दोस्तों अगर किसी कारण से यानी किसी फोर्स के वजह से अगर एक आदमी ने फोर्स लगाया और गोला को धक्का मारा, इंक्लाइनेशन के कारण गोला यहाँ पे आते आते मोशन में आके यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि ऊंचाई पे जाने के कारण दोस्तों इसमें विराम जरत तो आया और ये रेस्ट में आ गया। लेकिन अगर यही आदमी अगर यहाँ पे आ जाए और इसके फोर्स को ऊपर की ओर ले जाए, दोस्तों डायरेक्शन नीचे था अभी समतल हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर यहाँ से धक्का मार के यहाँ पहुँचा दिया, तो डायरेक्शन में बार बार चेंजेस ला सकता है किसी भी तरह के डायरेक्शन में। तो ये तो दोस्तों हो गया फोर्स के अप्लाइड होने के रीजन। अब दोस्तों है टाइप्स। तो हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहला BALANCE संतुलित बल और दूसरा अनबैलेंस असंतुलित बल। क्या अंतर है संतुलित और असंतुलित में? तो संतुलित और असंतुलित में दोस्तों कि अगर एक व्यक्ति एक गोले को ऊपर से जो गिर रहा है, अगर इस पे फोर्स लगा के इसको यहाँ रोक दे, इतना क्षमता हो, इतना पावर और इतना फोर्स एग्जीक्यूट कर सकता है ये व्यक्ति कि ये बैलेंस कंडीशन में यानी स्थिर अवस्था में आ जाए। स्थिर अवस्था कहने का मतलब V = 0, तो A = V/T, तो A = 0, यानी एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए दोस्तों, त्वरण अगर 0 हो जाए दोस्तों, नॉट इक्वल टू लिख दिए, सॉरी,
त्वरण को अगर शून्य कर दे, हम इतना बल आरोपित कर दे कि कोई वस्तु का त्वरण जीरो हो जाए दोस्तों, कोई वस्तु का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बैलेंस फोर्स। लेकिन यही वस्तु अगर 10 केजी का आदमी है और 100 केजी का अगर गोला है, तो इस आदमी को रोंदते फूंदते यहाँ तक चल गया, यानी हमने बैलेंस नहीं कर पाया। आपने वेट लिफ्टिंग देखा होगा दोस्तों, आपने वेट लिफ्टिंग देखा होगा दोस्तों। ये आदमी वेट लिफ्ट कर रहा है, ये आदमी वेट को उठा रहा है दोस्तों। अगर ये आदमी इतना फोर्स एग्जीक्यूट कर दे इस वेट लिफ्टिंग पे कि ये आदमी इसको उठा के रेस्ट में रख दे, यानी कि जब ये आदमी उठा लिया हो, रेस्ट में आ गया, तो उस समय एक्सेलरेशन जीरो है। जब उठाने जा रहा था तो वेलोसिटी बढ़ रहा था, एक समय पे आके भी जीरो हो गया। जब बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा था, और जब भी जीरो हो गया अचानक से, तो ए जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये बैलेंस कंडीशन होगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन जहाँ पे ये वेट लिफ्ट को उठाने का कोशिश करते करते इसको हिला डुला रहा हो, ऐसे ऐसे हिला डुला रहा हो, और अचानक से इसको ले दे के दोस्तों ये आदमी वेट लिफ्टेड को ले के दोस्तों गिर जाए, कपार कान फोड़ ले, तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। जहाँ एक्सेलरेशन में बार बार चेंजेज आते रहता है, या तो वो रिटार्ड करता है या तो एक्सेलरेट करता है, मतलब यहाँ वेलोसिटी चेंजेज होते रहता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। तो दोस्तों बैलेंस और अनबैलेंस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि बैलेंस करते वक्त हम वस्तु को रेस्ट में ला सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो कर सकते हैं, इतना फोर्स तो हम इस पे एक्सिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अनबैलेंस में ऐसा नहीं होता है, अनबैलेंस में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम फोर्स के अगले टाइप पर चलेंगे। तो दोस्तों किसी वस्तु पर आरोपित होने वाले बल के आधार पर फोर्स दो टाइप के होते हैं। पहला स्पर्श बल यानी TOUCH टच फोर्स, और दूसरा होता है स्पर्श फोर्स अनटच्ड फोर्स। अंतर क्या है टच में और अनटच में? तो मतलब दो वस्तुओं पे अगर फोर्स लग रहा है, अगर वो दोनों आपस में सटे हो, स्पर्श में हो, तो उसको दोस्तों स्पर्श फोर्स बोलते हैं। यानी इसको संपर्क भी बोलते हैं दोस्तों, इसको संपर्क भी बोलते हैं और संपर्क भी बोलते हैं। यानी अनटच फोर्स और टच फोर्स, और दो वस्तुएं अगर किसी दूरी पर हो और ये इसकी ओर और ये इसकी ओर फोर्स लगाते हों, मैग्नेट दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो स्पर्श और अस्पर्श दो तरह के फोर्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्पर्श फोर्स और अस्पर्श फोर्स के टाइप के बारे में। तो पहला स्पर्श फोर्स में दोस्तों स्पर्श बल मतलब अगर कोई दो वस्तु जो आपस में टच में हो, कोई दो वस्तु जो आपस में एक दूसरे को संपर्क में लाए दोस्तों, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बल बोलते हैं। तो इसका दोस्तों पहला एग्जाम्पल होता है अभिलंब बल, दूसरा तनाव बल, तीसरा घर्षण बल, नॉर्मल फोर्स, स्ट्रेस STRESS, और फ्रिक्शन फोर्स।
अब एक एक करके जानते हैं दोस्तों कि अभिलंब फोर्स क्या होता है। अभिलंब मतलब लंबवत और अभिलंब का मतलब 90 डिग्री। यानी अगर दोस्तों कोई वस्तु इस तरह हो, इस तरह संपर्क में हो कि वह दोनों जो बल लगाते हैं, ये ऊपर की और ये नीचे की ओर, ये दोस्तों एक दूसरे को 90 डिग्री पे फोर्स एग्जीक्यूट करते हो, उसको दोस्तों अभिलंब बल बोलते हैं। अभिलंब बल यानी नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। जैसे किसी टेबल के ऊपर अगर आप बुक रखे हो तो ये बुक एकदम सीधे में दोस्तों इस पे एकदम पूरा एक लंबवत और टेबल का आधार 90 डिग्री, या फिर दोस्तों ये बुक का आधार और टेबल ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। यानी अगर बुक लगाता है नीचे की ओर फोर्स और टेबल का ये बेस होगा दोस्तों, तो इसके बीच में कितने का एंगल बनेगा? 90 का। अगर ये बुक को हम बेस मान लें, बुक को अगर बेस मान लें तो टेबल भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और ये होगा 90 डिग्री का। इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? अभिलंब फोर्स। यानी वह बल जो एक दूसरे पर आरोपित हो और लंबवत हो, लंबवत का सीधा सा मतलब दोस्तों 90 डिग्री पे अप्लाइड हो, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं अभिलंब बल। और इसका दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हमने बताया तनाव बल, स्ट्रेस फोर्स। मान लो दोस्तों कि किसी रस्सी से कोई वस्तु को लटका दिया जाए और ये रस्सी द्वारा जो वस्तु पे बल लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस फोर्स। अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये रस्सी को खींच लेगा अपनी ओर। अगर इसका वेट कम होगा तो रस्सी एकदम स्ट्रेट रहेगी, एकदम सीधा रहेगी, जबकि यहाँ दोस्तों स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेस फोर्स, यानी रस्सी द्वारा वस्तु पे आरोपित बल। रस्सी द्वारा वस्तु पे आरोपित बल। तो अगर इसको हम लोग दोस्तों अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो दोस्तों मतलब कि सीधा सा मतलब है कि अगर कोई रस्सी वो इतना फोर्स एग्जीक्यूट कर दे कि इस वस्तु का भार वो संभाल सके, यानी कि भार को वो अपने ऊपर सह सके, तो दोस्तों ये फोर्स अभी एकदम सीधा रहेगा। और इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस फोर्स, जहाँ पे अभी फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि रस्सी एकदम सीधा है। लेकिन जैसे ही वस्तु पे लगाया गया बल रस्सी को अपनी ओर खींचने पे मजबूर कर दे। आप किसी धागे से एक गेंद को बांध दो और धागा पकड़े रहो, सीधा करके देखना, या तो धागा टूट जाएगा या तो धागा नीचे की ओर झुक जाएगा। वो टूटना या झुकना उस पे लगने वाला बल स्ट्रेस बल होता है दोस्तों। और तीसरा है घर्षण बल। इसके बारे में सभी परिचित होंगे दोस्तों। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि किसी दो वस्तु पे सतही सरफेस पे लगने वाला वह बल जो एक दूसरे पे उसको दोस्तों एक दूसरे पे लग के उसको स्लाइड यानी कि मूवमेंट प्रोवाइड करे। यानी अगर दोस्तों किसी सतह पे अगर किसी आदमी को चलना हो तो इस सतह पे वो जो फोर्स लगाएगा मूवमेंट के लिए, चलने के लिए, वह बल घर्षण बल होगा दोस्तों। वह बल क्या होगा? घर्षण बल होगा। घर्षण बल नहीं होगा तो हम लोग किसी भी सतह पर नहीं चल पाएंगे दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि दो वस्तुओं के गति से, दो वस्तु अगर संपर्क में हो तो उसके गति से संबंधित फोर्स है। यानी कि अगर मूवमेंट को या तो वो रोके या बढ़ाए,
यानी उस मूवमेंट को या तो वो अगर फोर्स लगा के, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, या तो उस मूवमेंट को बाधित करेगा, उस मूवमेंट को बाधित करेगा, या उस मूवमेंट को बढ़ा देगा। उस फोर्स को दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स दोस्तों चार तरह के होते हैं। पहला होता है आपको दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें दोस्तों अगर ये सतह पे कोई वस्तु है और ये 100 kg का है दोस्तों, और एक आदमी जो 50 kg का है दोस्तों, अगर इस वस्तु पे फोर्स लगा रहा है तो वो बहुत कम मात्रा में फोर्स लगा पाएगा और वस्तु रगड़ खा के, रगड़ के यानी कि एकदम स्लाइड होके वस्तु आगे की ओर बढ़ेगी, मूव करेगी। इसको बोलते हैं दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्पी घर्षण। इसका मतलब होता है स्पी घर्षण, जो वस्तु को दोस्तों मतलब मूवमेंट में यानी हल्का घसकने में या फिर उसको रगड़ने में, रगड़ खा के आगे बढ़ाने में मदद करती है दोस्तों। जैसे किसी पेपर पे आपने रबर को, किसी पेपर पे आपने पेंसिल से लिख दिया है, पेंसिल से लिख दिया और इसको रबर से जो मिटाते हैं दोस्तों तो वह मिट जाता है। उसका रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है दोस्तों, उसका रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों दो तरह के और घर्षण बल देख लीजिए। पहला तो हमने बता दिया, दूसरा दोस्तों है आपको स्टैटिक यानी कि स्थैतिक, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा है दोस्तों काइनेटिक यानी गतिज। तो सिंपल सा है, मतलब दोस्तों अगर कोई वस्तु किसी सतह पे हो, इस पे बल तो लगाया जाए लेकिन इसमें मूवमेंट ही नहीं हो, तो वो स्टैटिक यानी स्थिर फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। कितनों बल लगा दो, ये 1000 kg का है और ये 50 kg का है, बच्चा बल लगा लगा के थक गया और ये वस्तु सतह पर ही है, लेकिन इसके बीच में इसके कारण कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, लेकिन बल के कारण ये घिसक ही नहीं पा रहा है, वो फोर्स स्टैटिक होता है। लेकिन अगर दोस्तों ये 500 किलो का हो और ये 50 किलो का है तो दरबार मार के इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, क्योंकि हम तो 500 किलो के सुमो पहलवान हैं और बच्चा हमारे हाथ में दे दिया 50 kg का गोला, दरबार मार के पहुंचा दिए। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब गतिज फ्रिक्शन। अगर किसी सरफेस पे कोई कार एकदम सरपट दौड़ रही है, इसका रीजन काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसी समतल सतह पे वस्तु को गति प्रदान करती है और दोनों टच में रहते हैं, उसको गतिज कहते हैं। और एक लास्ट और चौथा है दोस्तों, वो है दोस्तों आपको रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं रोलिंग को? लोटन फ्रिक्शनल फोर्स। लोटन मतलब लौटती हुई। तो अगर दोस्तों कोई ऐसा सतह जैसे कोई इंक्लाइन सरफेस हो और उस पर से कोई वस्तु लुढ़कती हुई आए और वह लुढ़कते हुए ही आगे बढ़े, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शनल। यानी किसी सतह पे अगर कोई गोला गोल चक्कर खा के रोल करके घूम रहा हो, उसको रोलिंग फ्रिक्शनल बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शनल के एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि घड़ी की सुई अगर आपस में जो फोर्स लगाती है दोस्तों,
और ये चक्कर खा के, और जैसे एक और है दोस्तों कि जैसे कि समतल सतह से किसी, ये गतिज, आपको हम दोस्तों अब बताते हैं तीनों चारों घर्षण बल का एक साथ। इस साइकिल है दोस्तों, इस साइकिल को अभी मानव सिर्फ खड़ा करके एक जगह रुका हुआ है, तो वह दोस्तों है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये सिर्फ सतह से जुड़ा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों इसने पैडल मारना शुरू कर दिया और अब साइकिल मोशन में आ गया है। अब साइकिल दोस्तों अब मोशन में आ गया है और इस पे बैठा आदमी इसको चला रहा है दोस्तों। तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे इसने अचानक से ब्रेक मारा, और अचानक से तो रुका नहीं दोस्तों, अचानक से तो रुका नहीं, ये घसीट मार के एकदम यहाँ पे रगड़ 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 के, ये घसीट मार के मिट्टी को उड़ाते फुराते दोस्तों ये यहाँ पे रुका। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे अगर साइकिल किसी ऐसे जगह, कोणीय जगह पे किसी एंगल से मुड़ जाए जहाँ रोल करता हुआ ये ऊपर बढ़े, उसको बोलते हैं दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये हो गया आपको दोस्तों स्पर्श बल। अब आते हैं अस्पर्श यानी अनटचेबल फोर्स। अनटचेबल फोर्स में दोस्तों क्या क्या होता है? पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्व बल। गुरुत्व बल सबसे कमज़ोर अस्पर्श बल होता है, सबसे कमज़ोर अस्पर्श बल होता है। कौन सा बल दोस्तों? गुरुत्व बल। किसी वस्तु को अपनी ओर, जैसे ये पृथ्वी का सतह है और यहाँ पर से एक गेंद उछाले और ये गेंद फिर से वापस नीचे गिरा, उसका रीजन दोस्तों गुरुत्व बल होता है। तो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने, अट्रैक्ट फोर्स बोलते हैं। आकर्षित करने के लिए जो फोर्स लगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जस्ट एनी ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट टुवार्ड्स टू हिज साइड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और सबसे वीक अस्पर्श यानी अनटचेबल फोर्स होता है, अनटचेबल फोर्स होता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग क्या क्या एग्जाम्पल सोच सकते हैं? चलिए, तो न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स अगला एग्जाम्पल है अस्पर्श बलों का। तो होता क्या है दोस्तों, मान लो ये कोई एटम है जिसके केंद्र पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी सेंटर, नाभिक में यानी न्यूक्लियाई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन्स बीटा रे उत्सर्जित यानी इमिट करता है, उत्सर्जित, इमिट या इमिशन बोलो, इमिट करता है दोस्तों। तो मतलब कि अगर कोई नाभिक का कोई क्षेत्र अगर इसकी ओर रोटेट कर रहा हो और एक दूसरे के तरफ अगर फोर्स लगा रहा हो, तो उसे दोस्तों इस फोर्स निकालने के दौरान, फोर्स लगाने के दौरान जो रे उत्सर्जित यानी इमिट होता है, उस फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स का भी दो टाइप होता है, वीक
न्यूक्लियर फोर्स, इसे दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। चलिए हम अगले क्लास में आपको केमिस्ट्री की दुनिया भी ले जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स और अस्पर्श बल के और सारे एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। आज के लिए धन्यवाद।